लकी जिया को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता था, लेकिन अविचल बार बार उसके आड़े आ रहा था। ऐसे में लकी के पास में उसे वहां से भगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने अविचल के राज से पर्दा हटाया तो वो वहां से भाग उठा, लेकिन इतने में शमशीर ने उसे पकड़ा और बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। तब उन्हें पता चला कि ये भी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से था। ये लोग बहुत खतरनाक है, कभी खुद से बीमारी देकर तो कभी गलत इलाज करके ये सभी आपकी पहले तो हालत खराब करते हैं और उसके बाद में आपसे मोटा पैसा लेते हैं। ये सारा पैसा ये विदेश में बैठे अपने ग्रुप के पास पहुंचाते हैं। ऊपर ऊपर से तो ये लोग सच में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से इतने खतरनाक है, इसका पता सिर्फ इन्हीं लोगों को है। शमशीर ने उनके इतिहास के बारे में जब सब कुछ बताया तो बाकी लोगों की सांसें थमी की थमी रह गई। अब उन सब लोगों को लग रहा था कि उन्हें बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत थी। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो शायद उनका भी हाल जिया जैसा ही हो सकता था। तो इसका मतलब है कि ये लोग यहाँ पैर जमाने वाले हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वैसे भी इनके खिलाफ जब तक मेरे पास में पक्के सबूत ना हो तब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मैं इनकी लिस्ट पर कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। शमशीर जी, मैं इस चीज का पता लगा सकता हूँ। इतने में लकी ने बीच में आते हुए कहा। शमशीर की नजर बस लकी के ऊपर ही टिकी रह गई। ये जो डॉक्टर था ये अभी भी आपको घूर रहा था। इसका काम ही यही था कि ये जिया के जरिए आपको काबू में रख सके। उन्होंने अपनी बेटी को आपको कंट्रोल करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। ये लोग इलाज के नाम पर आपकी बेटी को कुछ उल्टा सीधा खिला देते और उसके बाद आप हमेशा उनके गुलाम हो जाते, क्योंकि जो दवाई ये देते हैं उसकी कार्ड सिर्फ यही दे सकते हैं। जैसे लकी उसे बता रहा था, शमशीर भी जरा उसी दिशा में सोचने की कोशिश कर रहा था। यानी भेड़ के खाल में भेड़िया। वैसे लकी, तुमने अभी कहा कि तुम इस बच्ची को बचा सकते हो ना? शमशीर को अचानक से जिया की याद आई और उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बचा सकता हूँ। बस मुझे ये पता करना है कि आप 6 महीने पहले इसे किस कब्रिस्तान में लेकर गए थे और उसकी जगह क्या है। लकी ने कहा, उसकी जगह? क्या सच में इसका जिया की तबीयत से कोई लेना देना है? देखिए, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां ये गई थी वहां पर इससे कोई जहर दिया गया था और अब उसकी काट हमें वहां पर मिलने वाली है। लकी ने कहा, अच्छा, क्या आप थोड़ा सा और ठीक से समझा सकते हैं? मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ। शमशीर ने कहा। वो जितना लकी की बात को सुनता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो वहीं जाकर पता चलेगी, अब बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। लकी ने कहा, भरोसा? मैं जो भी आपके मुंह से सुन रहा हूं वो पहली बार सुन रहा हूं। ऐसे में मुझे आपकी बात पर भरोसा कैसे हो सकता है? शमशीर ने पूछा। अब उससे भी अविचल की तरह ही लकी के ऊपर भी शक होने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब अविचल के बाद लकी उन्हें बेवकूफ बना रहा था। अंकल, आप इतना परेशान क्यों रहे? हम लोग उस जगह पर चलते हैं ना जहां इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। दूध का दूध और पानी का पानी तो वहीं जाकर हो जाएगा, और अगर आपको वहां जाकर कोई गड़बड़ लगे तो जिया के इलाज के लिए मना भी कर सकते हैं। राधिका ने बीच में आते हुए कहा। इस कमरे में जितना विश्वास राधिका को लकी के ऊपर था उतना और किसी के ऊपर नहीं था। भले ही उसे भी लकी की बात जरा बेतुकी सी लग रही थी, लेकिन अगर लकी कह रहा था तो वो उसे मानने के लिए तैयार थी। ठीक है, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, शमशीर ने कहा और उसने अपना फोन निकाला। थोड़ी ही देर बाद में हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। लकी और राधिका उस गाड़ी में बैठे। शमशीर पीछे जिया के साथ में एम्बुलेंस में आ रहा था। जिस कब्रिस्तान पर उन्हें जाना था वो पटना से ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर बाद में वो लोग सीधा उस कब्रिस्तान पर पहुंच गए। जैसे ही लकी वहां नीचे उतरा तो उसे हवा में एक अजीब सी खुशबू आने लगी। उसने देखा कि जिया के माथे पर भी सलवटें ज्यादा नजर आने लगी थी। लकी शमशीर और बाकी लोगों के साथ में उस कब्रिस्तान के अंदर आ गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी कब्रें उजाड़ हो चुकी थी। 1-2 कब्र पुरानी हो चली थी और उसके ऊपर घास उग गई थी। वहां पर बहुत सारे जानवरों ने अपना डेरा भी जमा लिया था। जैसे ही लकी और शमशीर वहां अंदर घूमने लगे तो अचानक से उसे एक जगह नजर आई। वहां पर एक काले रंग का अजीब सा पत्थर रखा हुआ था। लकी ने यहाँ इतने पत्थर देख लिए थे, लेकिन कोई काले रंग का पत्थर उसे अभी तक दिखा नहीं था। दोनों इस जगह की खुदाई करवाओ, लकी ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बनी कब्र फिर से खोद दें? ये किसी और की है लकी, हम इसको हाथ कैसे लगा सकते हैं? लेकिन लकी किसी की नहीं सुन रहा था। उसे कब्र खुदवानी थी तो खुदवानी ही थी। ऐसे में वो लोग 3 घंटे से भी ज्यादा तक कब्र को खोदते रहे। लकी के चेहरे पर कोई शक या परेशानी नजर नहीं आ रही थी। वो जानता था कि वहां पर वही मिलने वाला था जो वो सोच रहा था। उधर शमशीर ने जब लकी को इस हाल में देखा तो उसने खुदाई का काम और जोर से शुरू करवा दिया। थोड़ी ही देर बाद शमशीर और उसके साथियों को यह महसूस होने लगा कि यह कब्र बाकी कब्रों से काफी अलग थी। वो चौकोर नहीं बल्कि हल्की गोल सी नजर आ रही थी। सभी लोगों को शुरू में लग रहा था कि यह कब्र काफी पुरानी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे खोदा तो देखा कि लाश काफी नई सी नजर आ रही थी। बाकियों की तरफ वो बहुत ज्यादा गली हुई नहीं थी। इसका कफन हटाओ, लकी ने कहा। बाकी लोग ये देखकर हैरान हो गए। लकी उनसे एक मुर्दे का कफन हटाने को कह रहा था और ये करने में उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बिना हटाए काम भी नहीं चलने वाला था।
जैसे ही लकी ने उन्हें घूर कर देखा तो वो तुरंत ही लाश के पास में आ गए और कफन हटाने लगे। उन्होंने देखा कि उनमें किसी आदमी की हड्डियां नजर नहीं आ रही थी, बल्कि रखने वाले ने अजीब सी चीज रखी हुई थी। वो सब कुछ अजीब सी बनावट के सामान थे। किसी को उसमें कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ये क्या है? अचानक से राधिका ने कहा। उसने उसके बाद उसे आगे देखा तक नहीं और वो सीधा अपनी गाड़ी के पास में चली गई। बाकी लोगों के चेहरे का रंग भी बदल गया था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल में उल्टी कर सकते थे। उन्होंने देखा कि उसमें सबसे नीचे एक मेंढक रखा था और उसके ऊपर ढेर सारी चीजें जमाई हुई थी। उसमें से कुछ सफेद रंग का रस्से जैसा भी रिश्ता चला जा रहा था। उस मेंढक का रंग सिलेटी था और मिट्टी में छिपाने के बाद में उसे देख पाना बहुत मुश्किल था। उसका शरीर किसी हैट जैसा लग रहा था। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्हें बस उल्टी ही नहीं आई बल्कि सब हो गया। फिर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो सब लोग ना जाने क्यों उसे मारने पर उतारू हो गए। नहीं, इसे मत मारो, ये हमारे काम आ सकता है, लकी ने चिल्लाते हुए कहा और फिर अपनी ग्लव्स पहनकर उसे उठा लिया। उसकी पीठ पर कुछ सफेद रंग का लगा हुआ था। मुझसे दूर रहना, इस मेढक में जहर मिला हुआ है। सबसे पहले तुम लोग जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आओ और दिया के चेहरे पर डालना। सिर्फ पानी ही डालना, ना तो उसे साफ करना और ना ही उसे पोंछना, लकी ने कहा और वहां से दौड़ लगाने लगा। इधर पीछे से वो मेढक भी जहर फैलाता जा रहा था, लेकिन उसकी एक भी बूंद लकी के ऊपर नहीं लग गई। उसने ग्लव्स के साथ में अपने चेहरे पर रुमाल भी बांध लिया था। वो मेढक उसकी हाथों में ही डर डर कर रहा था और उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। लकी सीधा भागते हुए उसे एम्बुलेंस में लेकर आया और एक हाथ में उस मेढक को पकड़ा और दूसरे हाथ में उसने जिया का मुंह खोल दिया। मेढक जैसे ही जिया के मुंह के पास में आया तो उसने उसके मुंह में कुछ थूक दिया। उसकी सांसें भी जिया के मुंह में चली गई। जैसे ही लकी का काम खत्म हुआ तो वो फिर से बाहर आया और उसने मेंढक को हवा में उछाल दिया। वो जैसे ही जमीन पर गिरा इतने में उसकी मौत हो गई। इधर सभी लोग एक के बाद एक लकी को घेर कर खड़े हो गए थे और उस दृश्य को देखकर उन्हें हैरानी हो रही थी। लकी, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? राधिका ने लकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। ये कोई मामूली मेंढक नहीं है, ये कीड़े नहीं खाता बल्कि आदमी को खाता है। ये यहाँ काफी दिनों से गड़ा हुआ है और इसने इस दौरान बहुत से लोगों को खाया होगा। अगर ये मरा भी है ना तो इसे मरने में काफी देर लग गई होगी, लकी ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन इस मेंढक को यहाँ पर लाकर गाड़ा किसने होगा? इतने में शमशीर ने पूछा। मुझे लगता है कि ये फर्जी कब्र यहाँ जानबूझकर खोदी गई है। वैसे भी यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं तो उन्हें बीमार करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। अब आप सभी जिया को लेकर आओ और मैं उसे ठीक करता हूँ, लकी ने कहा। सब लोग जिया को बाहर लाने के लिए चले गए। इधर राधिका लकी के पास में आकर खड़ी हो गई। उसने लकी से पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता होने लगा? राधिका के सवाल पर लकी को हंसी आ गई। उसने कुछ देर तक उसे बस देखा और फिर कहा, मैं आश्रम के वैद्य जी से लगातार बात करता हूँ। वो मुझे ऐसी चीजों के बारे में बताते रहते हैं, कौन से लोग किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उस तरह से लोगों को मारते हैं। ये सब वैद्य जी ने मुझे बताया और साथ में उसका इलाज भी बताया है, लकी ने कहा। लकी ने उसके बाद उस लड़की को ठीक कर दिया। वो जब वहां से निकलने लगा तो उसे पता चला कि वहीं उसी हॉस्पिटल में एक और मरीज आकर भर्ती हुआ था और वो भी काफी सीरियस नजर आ रहा था। क्या यार, सब बर्बाद हो गया। इतने में वहां खड़े हुए एक जवान आदमी ने कहा, इतना पैसा बनाया लेकिन आखिरी टाइम में वही काम नहीं आ रहा। उस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 8 में किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसमें उस आदमी को कोई चोट नहीं आई थी जो गाड़ी चला रहा था। वो बस बाकी लोगों जैसे बॉडीगार्ड और लड़की के परिजनों के साथ में शांति से खड़ा था। लेकिन वहां बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वहां पर एक आदमी ने पूरे भारत के जो बेस्ट डॉक्टर्स थे उन्हें बुलाना शुरू कर दिया। वहां बाहर से भी डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा था, लेकिन वो सब के सब मिलकर भी इस लड़की के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि इस लड़की को भी जहर दिया गया था। उसका असर उसके शरीर के 5 अंगों में हुआ और इसलिए अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उस लड़की को ठीक करने के लिए इन लोगों ने ढेर सारे पैसे तक लगा दिए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं निकल पाया। सब कुछ वेस्ट हो गया था। उस लड़की की जान एक अजीब सी दवा पर टिकी थी। उस दवा को उन्हीं कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था। भले ही उसे उस लड़की की सांस चल रही थी, लेकिन फिर भी उस दवा ने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स कर रखे थे। अब लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जल्दी आओ और मेरे लिए कुछ और लोगों को लाओ, मुझे किसी भी हालत में अपनी बहन को बचाना है, एक आदमी ने मेडिकल कॉलेज के डीन की तरफ देखते हुए कहा। मुझे खुद ईशानी की बहुत चिंता है। मैं खुद इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवाने की कोशिश करता हूँ। वैसे पूरी मेडिकल कम्युनिटी को ईशानी के बारे में पता चल गया है, हमें बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, उस लड़के के पिता ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो लोग ईशानी को बचा पाते? क्या लेना देना था उसका और लकी का? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ।